हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है ऑर्निथोलोगस यानी खरगोश के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इससे पहले मैंने बनाया था पिजियन यानी कबूतर का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम इसको पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कंपेयर भी उसके साथ में करते जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस में कंपैरेटिव एनालिसिस है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इसमें खरगोश में रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाता है? लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लंग्स। यानी किस प्रकार का रेस्पिरेशन हुआ? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कहां से? रेस्पिरेटरी ट्रैक। जैसे हमने पक्षी के अंदर पढ़ा था कि कहां से होगा? एक्सटर्नल नेयर्स, बाह्य नासा छिद्र, फिर नेसल पाथ, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स यानी अंतः नासा छिद्र, और अंतः नासा छिद्र फिर ओपन होते हैं किस वाले भाग में? फेरिंक्स वाले भाग में। ठीक है, ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में। तो उस तरह से यहाँ भी नेसल ट्रैक क्या होगा? नेसल ट्रैक क्या है? सबसे पहले है एक्सटर्नल नेयर्स, बाह्य नासा छिद्र। जैसे हमारे अंदर भी है बाह्य नासा छिद्र। कहाँ है? यहाँ पर माउथ वाले पार्ट में, यहाँ। तो खरगोश में जो प्रॉथ वाला पार्ट है उसके अग्र वाले भाग में यहाँ पर ऊपर की साइड में है एक्सटर्नल नेयर्स, एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र जो है ये किसमें ओपन होते हैं? नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर जिसे हम कह सकते हैं ऑल्फैक्टरी चैम्बर, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो पार्ट है ये घ्राण संवेदी होता है, यानी स्मेल आइडेंटिफाई होती है इससे हमें। तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है नेसल चैम्बर। ये जो नेसल चैम्बर है इसके अंदर श्लेष्मा की परत तो होती ही है, इसके अलावा यहाँ पर रोम पाए जाते हैं और केशिकाएं भी पहुंच रही हैं, ब्लड कैपिलरीज भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो जब वायु एक्सटर्नल लेयर से हम इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन होता है, इनहेल करते हैं, तो उस टाइम पर जब वायु यहाँ से नेसल चैम्बर में होकर पार होती है तो यहाँ क्या फायदा है? जो रोम है उन रोम के द्वारा डस्ट के पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो रोम और श्लेष्मा की झिल्ली के द्वारा वो पार्टिकल्स वहां पर चिपक जाते हैं और अंदर की तरफ हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचते हैं। उसके अलावा क्या एडवांटेज है? ये जो नेसल चैम्बर है, इस नेसल चैम्बर में अंदर की साइड में टेढ़ी मेढ़ी बोन्स पाई जाती हैं। ये जो टेढ़ी मेढ़ी बोन्स है ये कहलाती हैं टर्बाइनल बोन्स। टर्बाइन हम किस चीज में यूज करते हैं? जो उसको गोल गोल घुमाता है ना किसी चीज को, वो टर्बाइन होता है। तो क्योंकि यहाँ जो हम इनहेल कर रहे हैं, तो वो जो इनहेल कर रहे हैं वो वायु इन बोन्स के चारों तरफ ऐसे घूमेगी और घूमते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो जब वो यहाँ से घूमती है तो यहाँ पर जो वायु का तापमान है जो हम इनहेल कर रहे हैं, वो तापमान हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अनुरूप सेट हो जाता है। तो इस तरह से इस नेसल चैम्बर में दो फायदे हुए। एक तो क्या हुआ? अंदर श्लेष्मा की परत होने के कारण और रोम होने के कारण बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पर चिपक गए। दूसरा, ये टर्बाइनल बोन्स होने के कारण वायु जब अंदर की तरफ एंटर हो रही है तो वो वायु जो है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल सेट हो जाता है। इसके अलावा जैसे हमारे अंदर भी है दो नासा छिद्र हैं, दो नेसल चैम्बर हैं, इन दो नेसल चैम्बर के बीच में पार्टीशन है। ये जो पार्टीशन है ये कार्टिलेज का होता है और ये जो पार्टीशन है ये कहलाता है मेसेंथ्मोइड। क्या कहलाता है ये? मेसेंथ्मोइड। ये दोनों ही नेसल चैम्बर जो है ये, यहाँ आप देखो इसमें हमारा जो बक्कल कैविटी वाला पार्ट है इसमें ऊपर का जो तालु है, ये ऊपर का तालु दिखा रखा है। ये ऊपर का तालु में आगे का जो पार्ट होता है वो हार्ड पैलेट कहलाता है और पीछे का जो पार्ट होता है यानी अंदर की तरफ का जो पार्ट होता है ये सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। तो हार्ड पैलेट क्या करता है? नेसल चैम्बर को बक्कल कैविटी से पृथक करने का काम कर रहा है। यानी ऊपर की तरफ नेसल चैम्बर हो गया और ये बक्कल कैविटी है नीचे की तरफ। तो हार्ड पैलेट क्या करता है? नेसल चैम्बर को बक्कल कैविटी से पृथक करने का काम कर रहा है। और सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ जो फेरिंक्स वाला भाग है वो जहां शुरू होता है वहां पर ये एक लटकी हुई संरचना बनाता है। जैसे हम पूरा अपना मुंह खोलते हैं तो यहाँ इस वाले भाग में हमें एक कार्टिलेज की लटकी हुई संरचना मिलती है, तो वो क्या है? यूवुला। तो ये यूवुला बना रहा है यहाँ पर। क्योंकि हम खरगोश का स्टडी कर रहे हैं, मैमेल्स हैं, तो हम इसे अपने साथ में कंपेयर करते हुए चल सकते हैं। लेकिन खरगोश के अंदर जो उसका मेन आइडेंटिफिकेशन एक और पॉइंट दांतों से हम लेते हैं वो क्या है? इंसीजर। तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा
इंसीजर ऊपर की तरफ क्या है डेंटल फॉर्मूला 2 0 3 3, यानी ये ऊपर के एक साइड के दो इंसीजर हैं, जबकि नीचे की साइड में हम क्या पढ़ते हैं 1 0 2 3, यानी 1 इंसीजर है एक साइड का, फिर गैप है 0 यानी कैनाइन इसमें होते नहीं है, फिर प्रीमोलर, ऊपर वाले भाग में प्रीमोलर भी 3 है और मोलर भी 3 है, लेकिन नीचे वाले भाग में क्या है 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर है। तो यहाँ हमने ये इंसीजर दिखाने हैं केवल, ठीक है। और ये है इसकी बक्कल कैविटी, ये नीचे का जबड़ा, ये ऊपर का जबड़ा, ठीक है। तो यहाँ अब हम लेते हैं, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल लेयर्स 2 हैं, प्रॉथ के अग्र वाले भाग में है, वो ओपन होते हैं नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर में श्लेष्मा झिल्ली के बारे में, म्यूकस के बारे में, उनका श्लेष्मा झिल्ली रोम उनके बारे में, टर्बाइनल बोन के बारे में बताना है, बीच का जो पार्टीशन है मेसेंथोइड के बारे में बताना है। यह पीछे वाले भाग में, यहाँ पीछे वाले भाग में इंटरनल लेयर्स के द्वारा ओपन होते हैं। कहाँ ओपन होंगे? एपिग्लॉटिस के पास में, फेरिंक्स के अग्र पृष्ठ भाग पर, यानी एंटीरियर डॉर्सल साइड में, यहाँ पर ये फेरिंक्स वाला भाग आ जाएगा। तो इस फेरिंक्स वाले भाग में आगे की साइड में, डॉर्सल साइड में अंतःनासा रंध्र के द्वारा ओपन होगा फेरिंक्स के अंदर। हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पर कि जो फेरिंक्स है उसके 3 कक्ष होते हैं। एक वो कक्ष होता है जिसमें नेसल यानी अंतःनासा रंध्र ओपन होते हैं, नेसोफेरेंजियल। एक वो पार्ट होता है जिसमें बक्कल कैविटी ओपन होती है, तो बक्कोफेरेंजियल। और खुद फेरिंक्स जो है वो आगे की तरफ कंठ वाले भाग में ओपन होगी, ठीक है, लैरिंक्स वाले भाग में। तो ये जो पार्ट है जो क्रॉस दिखा रखा है, ये इतना पार्ट, ये पार्ट क्या है इसका? फेरिंक्स वाला भाग है। जैसे हमारे अंदर यहाँ ये वाला जो पार्ट है अंदर की साइड में, ये फेरिंक्स वाला भाग है, ठीक है। तो फेरिंक्स वाला, अब यहाँ देखिए आप, ये एरो शो कर रहा है इंटरनल लेयर्स जो है ये इसके द्वारा कहाँ पर ओपन होगा? ट्रैकिया में। पहले आएगा कौन सा भाग? कंठ वाला भाग। कंठ वाले भाग के बाद में क्या आएगा? ट्रैकिया, यानी लैरिंक्स फिर ट्रैकिया। तो ट्रैकिया का आगे वाला जो भाग है एक्चुअली वो ही क्या बनाता है? लैरिंक्स बनाता है। जैसे हमने पक्षी में भी पढ़ा था कि ट्रैकिया का आगे वाला भाग क्या बनाता है? लैरिंक्स बनाता है। लेकिन पक्षी के अंदर हमने पढ़ा था कि उस वाले भाग में वोकल कॉर्ड नहीं होता है। उसमें वोकल कॉर्ड कहाँ पर होता है? ट्रैकिया जहां खत्म हो रहा है वहां अंत वाले भाग पर एक बॉक्स होता है, वो होता है उसका आवाज निकालने वाला बॉक्स, साइरेंक्स। लेकिन मैमल्स के अंदर वो कहाँ पर है? ट्रैकिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां ट्रैकिया शुरू हो रहा है, वहां पर एक बॉक्स होता है ट्रायंगल शेप का, वो कहलाता है लैरिंक्स, और वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ये ट्रैकिया वाला भाग है। ये क्या है? ट्रैकिया वाला भाग है। तो ये गर्दन वाले भाग में ट्रैकिया होगा, और इसके डॉर्सल साइड में यहाँ क्या चलेगा? पैरेलल ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में क्या चीज ओपन होगी? बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी एरो यहाँ शो हो रही है, ये ईसोफेगस में ओपन होगी, और इंटरनल लेयर्स के द्वारा जो नेसल चैम्बर है ये किसमें ओपन होगा? ट्रैकिया वाले भाग में, ठीक है। तो यहाँ आप देखें इस वाले भाग में जो छिद्र होता है, ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। तो यानी ग्लॉटिस के द्वारा, घाटी के द्वारा ये ओपन होता है ट्रैकिया में। मैमल्स के अंदर जो ग्लॉटिस है उसके ऊपर कवर करने के लिए एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, वो कहलाती है एपिग्लॉटिस, जो बाकी किसी में नहीं होती है, मैमल्स में होती है। तो ये व्हाइट कलर की जो संरचना बनाई है, ये क्या बनाई है? एपिग्लॉटिस। यानी ट्रैकिया जब ओपन हो रहा है तो उसका जो ओपनिंग है, यहाँ जो छिद्र है वो क्या कहलाएगा? ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर ढक्कन है एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो जिस समय भोजन निकलना होता है उस समय ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस वाले द्वार को बंद कर देता है, ताकि गलती से भी जो भोजन निगल रहे हैं वो श्वास नली में ना चला जाए। तो यहाँ एपिग्लॉटिस है जो ग्लॉटी का ढक्कन का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर ये डॉर्सल साइड में इसकी वर्टिब्रल कॉलम शो की गई है। तो यहाँ इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे लेते हैं, यहाँ से इसका ट्रैकिया वाले 3 डायग्राम बनाए हैं। ट्रैकिया श्वास नली के 3 डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम में मेन हमें जो शो करना है वो है इसका जो वोकल कॉर्ड वाला भाग है, लैरिंक्स वाला भाग, किसके द्वारा सपोर्ट होता है, कौन कौन सी कार्टिलेज होती है, कहाँ इसका वोकल कॉर्ड होता है, कौन सा इसका वास्तविक वोकल कॉर्ड है और कौन सा इसका
फॉल्स वोकल कॉर्ड है उसके बारे में। हमने पक्षी के अंदर पढ़ा था कि जो ट्रैकिया होता है उस ट्रैकिया वो सपोर्ट होता है कंप्लीट रिंग से, और कंप्लीट रिंग बोन्स की बनी होती है। लेकिन मैमल्स के अंदर जो ट्रैकिया होता है इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजेस रिंग, और वो सी शेप की होती है, कंप्लीट नहीं होती है। ये ट्रैकिया है श्वासनली, तो इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग, और वो भी पूरी नहीं होती है, रिंग नहीं कहेंगे हम, सी के आकार की है। तो ये ट्रैकिया वाला भाग है। ट्रैकिया के आगे वाला भाग क्या बना रहा है, एक ट्रायंगुलर बॉक्स जैसी संरचना बन रही है। वो ट्रायंगुलर बॉक्स जैसी संरचना क्या है, उसकी लैरिंक्स वाला भाग है। ठीक है, कंठ वाला भाग है वो लैरिंक्स वाला भाग है। तो यहाँ लैरिंक्स का डायग्राम यहाँ पर शो किया है। यहाँ 3 डायग्राम शो किए गए हैं। एक बता रहा है इसका डॉर्सल व्यू, दूसरा बता रहा है उसका इंटरनल व्यू, और तीसरे में हमने बताना है उसका लेटरल व्यू। तो हम पहले लेते हैं कि जो लैरिंक्स वाला भाग है इट इज सपोर्टेड बाय 3 कार्टिलेजेस। ये 3 उपास्थियों के द्वारा आलंबन इसको प्रदान होता है। एक उपास्थि कौन सी है, थायराइड कार्टिलेज, दूसरी उपास्थि कौन सी है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, और तीसरी उपास्थि है एरिटेनॉइड कार्टिलेज। तो ये 3 कार्टिलेज जो है ये इसके लैरिंक्स वाले भाग को सपोर्ट करती हैं। अब हम लेते हैं इनकी संरचना कैसी होती है, एक दूसरे से किस तरह से ये रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज जो है ये कैसी होती है, एक छल्ले के जैसी होती है। तो इसके अंदर जो वेंट्रल साइड है वो चौड़ा होता है, और जो डॉर्सल साइड होता है वो पूरा बंद नहीं है, यानी वेंट्रल साइड से तो चौड़ा है पर डॉर्सल साइड से बंद नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका थायराइड। थायराइड ही आगे की तरफ मिड वाले भाग में बढ़कर बनाती है एपिग्लॉटिस। क्या बनाती है, एपिग्लॉटिस। तो ये थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज के बाद में आती है कौन सी, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है ये रिंग के जैसी संरचना बना रही है। तो ये मुद्रिका समान रिंग के जैसी संरचना बना रही है। इसमें जो डॉर्सल साइड चौड़ी होती है और वेंट्रल साइड में संकरा होता है। जैसे अभी जैसे रिंग है तो इसका ये डॉर्सल व्यू अगर है तो ये चौड़ा है, और इसका जो वेंट्रल व्यू है ये संकरा है। तो इस तरह की संरचना होती है क्रिकॉइड की। थायराइड की कैसी है, इसका वेंट्रल व्यू चौड़ा है लेकिन डॉर्सल साइड से क्या है, ये थोड़ा जो है संकीर्ण है, और वहां से ये थोड़ा स्पेस है बीच में। ठीक है, जबकि क्रिकॉइड पूरी मुद्रिका जैसी संरचना बना रही है। ये हो गया इसका डॉर्सल व्यू। अब हम लेते हैं इंटरनल व्यू। यहाँ पर एरिटेनॉइड भी शो होगी। तो यहाँ ये इसका एपिग्लॉटिस वाला भाग है जो किससे बना है, थायराइड कार्टिलेज के आगे की तरफ मिड वेंट्रल में वृद्धि करने से, मिड वेंट्रल में मध्य अधर वाले भाग में वृद्धि करने से ही एपिग्लॉटिस बना है। ये थायराइड वाला पार्ट है। ठीक है, और ये क्रिकॉइड वाला पार्ट है। तो थायराइड के यहाँ पर आप देखो, यहाँ एक जोड़ी पाई जाती है टेढ़ी कार्टिलेज, मुड़ी हुई कार्टिलेज। ये कार्टिलेज कहलाती है एरिटेनॉइड। ये एक पेयर है एरिटेनॉइड का, छोटी उपास्थि है जो थोड़ी सी कर्व शेप में है एरिटेनॉइड। इस एरिटेनॉइड के अग्रभाग में यहाँ पर भी एक कार्टिलेज है दोनों की साइड में, ये कहलाती है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ये जो येलो कलर की शो की गई है। तो ये हो गया इसका एपिग्लॉटिस, ये थायराइड, ये दोनों साइड में एरिटेनॉइड, एरिटेनॉइड के ऊपर की तरफ कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, और नीचे की तरफ यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्रिकॉइड, और उसके बाद में ये ट्रैकिया शुरू होगा। यहाँ हम लेते हैं, ये है इसका लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में हमें क्या बताना है, वोकल कॉर्ड के बारे में बताना है। तो यहाँ हम लेते हैं, ये इसकी वृद्धि है थायराइड कार्टिलेज की, मिड वेंट्रल साइड में वृद्धि होकर जो इसने एपिग्लॉटिस बनाया है। जो इस डायग्राम में हमने बताया था ये एपिग्लॉटिस है। ये एपिग्लॉटिस वाला भाग है, ये थायराइड वाला भाग है। थायराइड के नीचे क्या है, क्रिकॉइड है। थायराइड के ही वेंट्रल साइड में यहाँ पर कौन सी है, ये टेढ़ी मुड़ी हुई जो है ये एरिटेनॉइड है। तो यहाँ आप देखो एरिटेनॉइड और थायराइड, एरिटेनॉइड और थायराइड के पश्च वाले भाग में ये जो पीले कलर की लाइनें शो की गई है, ये एक जोड़ी झिल्ली पाई जाती है जो येलो कलर की होती है। एक जोड़ी झिल्ली होती है, इस झिल्ली के कंपन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने बर्ड में पढ़ा था, लंग्स से जब वायु बाहर की तरफ आती है तो
उसमें जो 3 जोड़ी मेम्ब्रेन थी उसमें कंपन होगा, उसके अनुसार साउंड प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जो एक जोड़ी मेम्ब्रेन है जो थायराइड और एरेटेनॉइड के पश्च वाले भाग में बीच में उपस्थित है, इसके कंपन से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से यहाँ आप आगे की तरफ देखें, थायराइड और एरेटेनॉइड के अग्र वाले भाग में भी एक जोड़ी झिल्ली है, लेकिन ये जो एक जोड़ी झिल्ली है ये फॉल्स वोकल कॉर्ड बनाती है, यानी इसके कंपन से साउंड प्रोड्यूस रैबिट के अंदर नहीं होती है। और वैसे रैबिट तो शांत प्रवृत्ति का जीव है, इसमें आवाज प्रोड्यूस करने की क्षमता ही नहीं है। ये कभी कोई कठिनाई में ही अगर तो फंस जाए तो किरकिराने की आवाज इसमें आती है, ठीक है। और अगर हम अपने ऊपर लेते हैं मैमल्स में, तो हमारे अंदर केवल वोकल कॉर्ड नहीं, ये ट्रू वोकल कॉर्ड काम करता है, पर केवल ट्रू वोकल कॉर्ड ही नहीं, हमारे अंदर जो जीभ है उसका मूवमेंट, लिप्स है उसका मूवमेंट, दांतों के द्वारा जो जीभ का मूवमेंट हो रहा है, बक्कल कैविटी में जिस तरह से हम जीभ को घुमा रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिलजुल करके जो है अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये ट्रू वोकल कॉर्ड है जो पश्च भाग में एरेटेनॉइड और थायराइड के पश्च भाग के बीच में जो स्पेस है, यहाँ जो एक जोड़ी मेम्ब्रेन है ये बनाती है ट्रू वोकल कॉर्ड। आगे की साइड में यहाँ जो एक जोड़ी झिल्ली है ये बनाती है फॉल्स वोकल कॉर्ड। इन दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में यहाँ दरार रहती है, तो ये दरार एक्चुअली में क्या है, ग्लॉटिस है। ये क्या है, ग्लॉटिस। तो जब लंग्स से वायु बाहर जाती है उस समय इन मेम्ब्रेन्स में कंपन होती है और उससे अलग अलग प्रकार की साउंड प्रोड्यूस होती है। हमारी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है, एक तो हिप्पोपोटामस का दे रखा है कि उसके अंदर जो वोकल कॉर्ड है वो काम नहीं करता है, यानी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। खरगोश जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ही कभी कहीं फंसी जाए संकट की स्थिति में तो किरकिराने की आवाज आती है उसकी, ठीक है। बिल्ली जो होती है, बिल्ली उनके अंदर फॉल्स वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस होता है। कौन से होता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस होता है। दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में जो दरार जैसी संरचना है यही क्या है, ग्लॉटिस है। और ग्लॉटिस का ढक्कन क्या है, एपिग्लॉटिस, यानी जिस समय भोजन निगलते हैं तो उस समय एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर आ जाता है, ताकि गलती से भी भोजन जो है वो, जैसे बक्कल कैविटी यहाँ है ना, तो गलती से भी भोजन जो है वो श्वास नली में ना चला जाए। तो यहाँ पर जो है हमने पढ़ा किसके बारे में, इसका जो नेसल ट्रैक है उसके बारे में, और यहाँ पर ट्रैकिया और लैरिंग्स, खासतौर से लैरिंग्स विच इज सपोर्टेड बाय 3 कार्टिलेजेस। एक कौन सी है, थायराइड, दूसरी कौन सी है, क्रिकॉइड, और तीसरा एक पेयर है एरेटेनॉइड, इसके बारे में। और ट्रू वोकल कॉर्ड कौन सा है, फॉल्स वोकल कॉर्ड कौन सा है, दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में जो दरार है ये क्या कहलाती है, ग्लॉटिस। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये हमारे गर्दन वाले भाग तक जाएगा, उसके बाद में ये कहाँ एंटर होगा, जिस समय ये हमारी थोरैक्स कैविटी में आता है, तो थोरैक्स कैविटी में आने के बाद में ये बाइफरकेट हो जाता है। क्या हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लंग्स की संरचना एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ओरेक्टोलोगस। अब यहाँ हम देख रहे हैं लंग्स का डायग्राम और ब्रैंकियल ट्री, यानी श्वास नली का जो वृक्ष बन रहा है उसके बारे में, एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी ब्रीदिंग मैकेनिज्म हम कहेंगे, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लंग्स की संरचना। और लंग्स कहाँ पाए जाते हैं, लंग्स जो है ये वक्ष गुहा में पाए जाते हैं, थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में जैसे यहाँ सेंटर में जो बोन है ये क्या कहलाती है, स्टर्नम, और इससे जुड़े हुए हैं रिब्स। तो रिब्स का बना हुआ और स्टर्नम का और डॉर्सल साइड में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो पूरा क्या बन जाता है, एक थोरेसिक केज बन जाता है। और नीचे की साइड में यहाँ पर डोम शेप का क्या पाया जाता है, डायाफ्रैगम पाया जाता है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया, थोरेसिक कैविटी, यहाँ से है थोरेसिक कैविटी। ये तो ग्रीवा वाला भाग था, गर्दन वाला भाग है ना। जैसे ही ये ट्रैकिया थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है ये बाइफरकेट हो गया, और अब इसको कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकस। क्या कहेंगे, प्राइमरी ब्रोंकस। तो प्राइमरी ब्रोंकस जो है ये अपनी अपनी तरफ के लंग्स में एंटर करता है। तो लंग्स कहां पर है, थोरेसिक कैविटी में है।
हार्ट के दोनों साइड में है और गुलाबी कलर के हैं, स्पॉन्जी हैं, गुलाबी कलर के हैं, स्पॉन्जी हैं और अत्यधिक संवहनी, क्योंकि लंग्स में ही क्या होना है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, है ना। तो यहाँ पर अत्यधिक संवहनी है ये लंग्स। लंग्स जो है इसमें आप यहाँ देखें, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड के जो लंग्स हैं उसमें 4 लोब होती हैं। ये है एंटीरियर एजाइगस, एंटीरियर एजाइगस, फिर ये एंटीरियर लोब, ये पोस्टीरियर लोब और ये पोस्टीरियर एजाइगस। तो ये तो हो गई एंटीरियर मेन, ये पोस्टीरियर लोब मेन। एंटीरियर में ही ये छोटा लोब है एंटीरियर एजाइगस, पोस्टीरियर में छोटा लोब है पोस्टीरियर एजाइगस। तो राइट साइड का जो लोब है वो कितने हैं संख्या में, 4 हैं, जबकि लेफ्ट साइड में जो लोब है वो कितने हैं, 2। केवल कौन सा है, एंटीरियर और ये हो गया पोस्टीरियर, ठीक है, लेफ्ट साइड में। ये जो लंग्स है ये अपने आप में एक कैविटी में इंक्लोज्ड है। ये कैविटी कहलाती है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी जो है ये वायु रोधी कैविटी है, यानी वायु इसमें एंटर बाहर से ऐसे एंटर नहीं कर पाएगी। ये वायु रोधी कैविटी है। इसकी जो झिल्ली है, ये इसकी जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों जो मेम्ब्रेन के बीच में जो द्रव भरा रहता है वो क्या कहलाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड। और इसके अंदर कोई भी छिद्र नहीं होना चाहिए। अगर छिद्र हो जाएगा तो लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड और नॉर्मल अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, सांस हम नहीं ले पाएंगे। मैमल्स का हम पढ़ रहे हैं खरगोश का, तो इसे हम अपने से भी रिलेट करके चल सकते हैं। तो लंग्स जो है ये थोरेसिक कैविटी में है, हार्ट के दोनों साइड में है, प्लूरल कैविटी में बंद है। प्लूरल कैविटी पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन से बनी है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरिटोनियल फ्लूइड भरा हुआ है। ये वायु रोधी जो है मेम्ब्रेन है, वायु इसमें बाहर से अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। राइट साइड में इसमें 4 लोब हैं, लेफ्ट साइड में इसमें 2 लोब हैं। 2 लोब, एक एंटीरियर हो गया, एक पोस्टीरियर हो गया। राइट साइड में भी मेन एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसके अलावा एंटीरियर एजाइगस एंड पोस्टीरियर एजाइगस, ठीक है। और लंग्स के अंदर जो एंटर होने वाली चीजें हैं और जो एग्जिट होने वाली चीजें हैं वो केवल क्या है, एक तो ये ब्रोंकस जो इसमें एंटर हो रहा है, एक प्रत्येक लंग के अंदर एंटर होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से अशुद्ध रुधिर इसमें लेकर आएगी। और बाहर क्या आ जाएगा इससे, पल्मोनरी वेन, यानी शुद्ध होने के बाद में जो ब्लड बाहर पहुंचाया जाता है और वो भी कहाँ जाएगा, अब वापस हार्ट वाले भाग में जाएगा, है ना। हार्ट के जो है कौन से भाग में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल वाले भाग में। तो यहाँ 3 चीजें जो इसमें एंटर हो रही है, 2 ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकस, दूसरा पल्मोनरी आर्टरी जो इसमें एंटर हो रही है, जो इसमें अशुद्ध रुधिर लेकर आ रही है, और निकल क्या रही है यहाँ से पल्मोनरी वेन जो शुद्ध रुधिर को यहाँ से लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, लंग्स के बारे में। लंग्स गुलाबी कलर के होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, हाईली वस्कुलर होते हैं, और लंग्स जो है यहीं पर ही प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेते हैं ये ब्रोंकस, यानी जब ये ट्रैकिया अंदर एंटर होता है लंग्स में तो ये ब्रोंकस बन गया, प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद में ये फर्दर डिवाइड होगा तो सेकेंडरी, फिर फर्दर डिवाइड होगा तो टर्शरी। टर्शरी जहां मैंने शॉर्ट में कर दिया, प्राइमरी जब एंटर हुआ तो प्राइमरी, फिर बाइफर्केट हुआ तो सेकेंडरी, फिर बाइफर्केट हुए प्रत्येक तो टर्शरी। फिर टर्शरी जो है ये फिर आगे और जब इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं तो इनको कह देंगे ब्रोंकियोल्स। इन ब्रोंकियोल से फिर 2-3 शाखाएं और बढ़ती हैं, उन 2-3 शाखाओं को कह देते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो है 2-3 ब्रांचेस जो है, इन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से फिर 2 से लेकर 11 तक निकलती हैं एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट फिर आगे फूल करके संरचना बनाती है एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक्स। क्या बनाती है ये, एल्वियोलर सैक्स। जैसे प्रत्येक एल्वियोलर डक्ट आगे फूल करके 5 से 6 क्या बनाती है, ये 5 से 6 एल्वियोलर सैक्स बना रही है। प्रत्येक एल्वियोलर सैक में भी यहाँ पर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो किसी में 7, किसी में 6, किसी में 8। तो प्रत्येक एयर सैक में भी 6 से 8 क्या है, एल्वियोलाई होते हैं।
और हमारे जो लंग्स की जो यूनिट है वो क्या है, एल्वियोलाई, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर पूरा कैपिलरीज का जाल है, यानी जो आर्टरी एंटर हुई थी ना जो अशुद्ध रुधिर लेकर के, वो आर्टरी भी फिर ब्रांच बनती जाती है और अंततः यहाँ एल्वियोलाई वाले भाग में आकर के उसमें कैपिलरी का नेटवर्क बन जाता है। और यहाँ वो जगह है जहां पर गैस विनिमय होगा, यानी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसमें चली जाएगी, बाहर जाने वाली वायु में, और बाहर से जो शुद्ध एयर ली है उसमें जो ऑक्सीजन है वो चली जाएगी ब्लड में, और वहां से पहुंचा दी जाएगी हमारे कौन से भाग तक जाएगी, पहले हार्ट वाले भाग में जाएगी, लेफ्ट ऑरिकल में, और वहां से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से फिर वो सभी टिश्यूज तक जहां उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचाई जाती है। तो यहाँ देखो, यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एल्वियोलाई वो साइट है जहां पर कैपिलरी नेटवर्क है, जहां पर ये आर्टरी और वेन्स एंटर हो रही है, आर्टरी फिर कैपिलरी नेटवर्क बना रही है, बाहर निकलती है तो ये वेन्स है, ठीक है। तो ये वो पार्ट है जहां एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा बिटवीन ब्लड एंड गैस, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इस वाले एल्वियोलाई वाले पार्ट में होगा। तो उसके बाद हम लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ हम केवल सिंपल लेंगे क्या, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में दो स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप होता है इनहेल करना, इंस्पिरेशन, एक स्टेप होता है एक्सहेल करना यानी एक्सपिरेशन, यानी हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ जो चीजें मेंशन करनी है, सबसे पहला जो मैंने बताया डायाफ्रैगम। डायाफ्रैगम क्या है, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से ये सेपरेट कर रहा है, कार्टिलेज का बना हुआ संरचना जो डोम शेप की होती है, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पर डायाफ्रैगम जो है ये नीचे की तरफ होता है, यानी डोम शेप का ना रह करके नीचे की तरफ आ गया, फ्लैट हो गया। और उसी टाइम पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ है, जैसे ये स्टर्नम वाला भाग है, यहाँ रिब्स है, यहाँ क्या है, रिब्स है ना। तो ये एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ वाली जो मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ये इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब ये बाहर की मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो जैसे आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो रिब्स है वो बाहर की तरफ आएंगे, स्टर्नम है वो बाहर की तरफ आएगा। अब स्टर्नम बाहर की तरफ आ रहा है और रिब्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो थोरेसिक कैविटी फैल रही है। तो थोरेसिक कैविटी फैलने के कारण क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उसकी बढ़ गई। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने के कारण लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो लंग्स में एयर का प्रेशर कम होने के कारण बाहर से जो एयर है वो पूरा जो नेसल ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहां से होते हुए लंग्स में एंटर करेगी, ठीक है। तो यहाँ हमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो डायाफ्रैगम नीचे आ गया यानी फ्लैट हो गया, दूसरा एक्सटर्नल बाहर की तरफ जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करी, बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करने से स्टर्नम बाहर आएगा, थोरेसिक कैविटी चौड़ी हो जाएगी, रिब्स बाहर की तरफ आएंगे, आयतन बढ़ जाएगा थोरेसिक कैविटी का, प्रेशर घट जाएगा एयर का, जिससे बाहर से जो वायु है वो पूरे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां से होती हुई लंग्स वाले भाग में आ गई। इंस्पिरेशन हो गया, ठीक है। इंस्पिरेशन होने के बाद में यहाँ एल्वियोलाई वाले भाग में क्या हो जाएगा, गैस विनिमय, है ना। उसके बाद में स्टेप आता है एक्सपिरेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो उसमें स्टेप्स हमें क्या करने हैं, डायाफ्रैगम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। तो नॉर्मल पोजीशन कैसी है इसकी, डोम शेप की, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यानी अंदर की तरफ वाली जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एक्सटर्नल वाली शिथिल हो गई, नॉर्मल हो गई, इंटरनल वाली अब अंदर वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा, स्टर्नम नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, थोरेसिक कैविटी सिकुड़ेगी, रिब्स जो है वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो ऐसा होने से थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो जाता है। अब थोरेसिक कैविटी का आयतन कम होने से लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा, यानी एयर प्रेशर पड़ेगा, और लंग्स पर प्रेशर पड़ने के कारण लंग्स में जो अब कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि एक्सचेंज हो चुका ना, यहाँ पर गैस विनिमय हो चुका, अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस पर प्रेशर पड़ेगा और जो है ये बाहर निकाल दी जाती है, यानी उसी नासापथ के द्वारा ये बाहर की तरफ चली जाती है। तो ये हो जाएगा एक्सपीरेशन। तो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में जो मैकेनिज्म है उसमें मेन ये 4 पॉइंट है, बस ये हमें डिस्क्राइब करने हैं।
इंस्पिरेशन में वापस हम बताते हैं डायाफ्राम फ्लैट हो गया, एक्सटर्नल बाहर की तरफ वाली इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ गया, वायु का प्रेशर थोरेसिक कैविटी में कम हो गया तो बाहर से वायु अंदर आ गई। उसके बाद में एक्सचेंज हुआ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और गैस के बीच में। एक्सपिरेशन में उल्टा होगा, डायाफ्राम नॉर्मल हो गया, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसके कारण क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो जाएगा, स्टर्नम नॉर्मल पोजीशन पर आ गया, रिब्स नॉर्मल पोजीशन पर आ गई, जिसके कारण एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा लंग्स पर, जिसके कारण वायु वहां से उस पर दबाव पड़ा तो वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उससे होते हुए बाहर चली जाती है। तो ये हो गया इसका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो आज का ये टॉपिक जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन रैबिट ये कंप्लीट होता है। कई छोटे छोटे प्रश्न इसमें से जो है आपके एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप वो प्रश्न आराम से अटेंड कर पाएंगे। थैंक यू।